अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी लगा दिया जाए तो वेलोसिटी बन जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, क्योंकि मेन मोटो हमारा हेडिंग्स को सजाना नहीं है, बल्कि हमारा मोटो है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। के ऊपर इतने टॉपिक्स के ऊपर एक मैं कुछ क्वेश्चंस का सीट बना करके, और इस वीडियो के नीचे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर एक गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने का एक लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको याद भी करना होता है। तो याद करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इसको एक ऐसे फॉर्मेट में बना दूँ जिससे कि ये याद करने में मज़ा आ जाए। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने काइनेमेटिक्स के बेसिक्स पढ़ लिए, बिल्कुल ढंग से पढ़ाई किया, बेसिक्स को समझा। काइनेमेटिक्स में पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होते हैं वो स्टार्ट किया था हमने, टाइम के बारे में समझा था, और पोजीशन समझा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा था, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और स्पीड और वेलोसिटी के बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अब हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, और एवरेज स्पीड से काफ़ी न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। और आपको भी बिल्कुल ये नहीं कि पहले ही बता चुका हूँ मैं कि मूवी के जैसे लेक्चर्स देखना ये अच्छी बात नहीं होती है। आपको कॉपी पेन उठाना चाहिए और उसको नोट करना चाहिए, क्योंकि बातें बेटा हवा में रह जाती हैं और जो नोट्स पे लिखा हुआ रहता है वो आपके काम आता है। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सीखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो चलो देखते हैं। मान लो किसी ने एक जर्नी कंप्लीट किया, एक जगह से किसी सिटी ए से और किसी सिटी बी तक जाता है। अपनी गाड़ी उठाया और गाड़ी में बैठ करके सिटी ए से लेकर के सिटी बी तक गया, और यहाँ तक जाने के लिए इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इस 100 किलोमीटर में मैं ये बोलूँ कि 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे टाइम लगा सपोज 4 आवर्स, 4 घंटे लगे उसको 100 किलोमीटर जाने में। ये कौन सी रफ्तार है भाई? लेकिन रफ्तार तो रफ्तार है, जो भी है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम 100 किलोमीटर चलते हो 4 घंटे में, तो बताओ स्पीड क्या है? तो स्पीड कोई भी निकाल करके बताएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम कितना लगा? 4 घंटे। और 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। कितना? इतने बेकार स्पीड से चले हम, 25 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही तुमने बोला कि यार क्या बेकार स्पीड से हम ट्रेवल किए हैं, 25 किलोमीटर पर आवर बस, तब हम सोचेंगे, रिकॉल करेंगे कि अरे यार ये कैसी बात हो रही है। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक बार तो मेरा स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर था, एक बार मैं जा रहा था तो मेरा स्पीड मैंने स्पीडोमीटर पे देखा था 60 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन ए से बी तक जाने में 25 किलोमीटर पर आवर कैसे हो गया? तो अगर कोई समझदार इंसान रहेगा तो आपको बताएगा कि बेटा जब आप जा रहे थे तो आप याद करो कि बीच में एक बार जाम लग गया था, काफ़ी ट्रैफिक था, और वहाँ पर आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, आधे घंटे तो जाम में फंसे रह गए। और फिर जब रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते उस दुकान पे याद करो जहाँ पर बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, वहाँ पर तो हमारी स्पीड 0 थी। तो जब हम किसी भी जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो जर्नी को कंप्लीट करने में 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। पहला एनालिसिस ये होता है कि हमारे कार का स्पीडोमीटर कितना स्पीड बता रहा है। तो हमारे कार का जो स्पीडोमीटर स्पीड बता रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बताता है? हमारे कार का स्पीडोमीटर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और दूसरा, जर्नी खत्म होने के बाद जो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी स्पीड कितनी रही, हमने ए से स्टार्ट किया और बी तक जाकर के अपनी जर्नी को खत्म किया, तो हमारी स्पीड कितनी रही? तो उसके लिए अगर हम करते हैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो जो स्पीड निकल करके आता है उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हम बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस, पूरा जर्नी खत्म होने के बाद एस्टिमेट लगाना है। और उसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एवरेज स्पीड का, कि एवरेज स्पीड, ये रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, एवरेज स्पीड को एक तो ऐसे लिखते हैं वी बार, या एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिखते हैं। ये एवरेज स्पीड का रिप्रेजेंटेशन है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इसको कैसे समझें? देखो, मान लो किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया तुमने, अब ए से लेकर के और यहाँ तक पहुँचे, तो स्टेप बाय स्टेप देखें कि ए से बी तक पहुँचे, फिर बी से सी तक पहुँचे, फिर सी से डी तक पहुँचे। मान लो ए से बी तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, बी से सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया S2 और सी से डी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया S3। ए से बी तक जाने में समय लगा T1, बी से सी तक जाने में समय लगा T2 और सी से डी तक समय लगा T3। अब आपको निकालना है टोटल एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है? एवरेज वेलोसिटी बोलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3, ये टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक जाने का समय T1 प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने का समय T2 प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने का समय T3, ये टोटल टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये है एवरेज स्पीड। आ रही है बात समझ में? तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। यूनिट ऑब्वियसली यहाँ पर भी डिस्टेंस है और टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है। इसमें अगर मैं इजी क्वेश्चन बनाऊं, आसान क्वेश्चन बनाऊं, तो आसान क्वेश्चन देखो ऐसे मैं बना सकता हूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट चलता है ए से बी और बी से सी और सी से डी। अच्छा, एक चीज और समझना है इसमें, बहुत सारे बच्चे बड़े भोले होते हैं, जब उनको 3 बना दिया जाता है ना तो 3 ही मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा 3 ही सर ने बताया था, मतलब 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होता है वो सोचता है कि अच्छा ये तो 3 सेगमेंट थे, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, अगर D से E तक भी होता तब क्या होता? S4 भी होता। S4 भी होता तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, और नीचे टाइम क्या लिखते हैं? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, 2 होते तो S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। तो जितने भी सेगमेंट होंगे उन सभी के डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस, और सभी के टाइम्स को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा। तो चलो मैं एक सवाल लगाता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, मतलब डिस्टेंस, टाइम, स्पीड कुछ कुछ करके दिया गया है, और हमसे पूछा जाएगा कि ए से डी तक जाने में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया गया है मुझे। सवाल है मेरा, इसमें गिवन है ए से बी तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है 100 किलोमीटर, और ए से बी तक का एवरेज स्पीड रहता है 20 किलोमीटर पर आवर। बी से सी तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करना है 50 किलोमीटर और टाइम लगता है 2 आवर्स का। सी से डी तक जाने में स्पीड रहता है, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 1 आवर। मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है। अब टाइम देखें, यहाँ पर मुझे टाइम नहीं पता है, यहाँ पर मुझे टाइम पता है, यहाँ पर मुझे टाइम पता है। तो मुझे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 एक एक सेगमेंट की हम स्टडी अगर करें तो सबसे पहले मैं ए बी को देखूं। ए बी में मैं देखूंगा तो S1 मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। और ए बी में मुझे टाइम नहीं पता है, क्या पता है मुझे? स्पीड पता है। स्पीड कितना पता है? 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड पता है। अब मुझे निकालना क्या है? टाइम। टाइम यहाँ मुझे पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएं तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और स्पीड है 20, तो 100 बाई 20 दैट इज 5 आवर। ये टाइम आ गया ए से बी तक जाने में। सिमिलरली बी सी के लिए अगर देखा जाए तो बी से सी तक जाने में क्या है? बी से सी तक जाने में डिस्टेंस है S2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है बी से सी तक जाने में? टाइम T2, टाइम दिया गया है 2 आवर। तो सही है, यहाँ पर तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही पता है हमको। फिर आ जाइए थर्ड पार्ट CD में। CD में देखा जाए तो CD में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है? तो ये तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे क्या पता है? CD का वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, यहाँ पर कहेंगे स्पीड पता है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और C से D तक जाने में टाइम कितना लगा? T3 इज इक्वल टू 1 आवर। लेकिन मुझे चाहिए क्या? C से D तक के लिए डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड V3 और टाइम T3। तो स्पीड कितना है देखिए इसमें ध्यान से, स्पीड है 50 और टाइम कितना है? 1 आवर।
तो 50 इंटू 1 कितना आ गया डिस्टेंस, 50 किलोमीटर। अब आप पता कर सकते हैं एवरेज स्पीड, क्योंकि आपको S1, S2, S3 ये तीनों पता है, T1, T2, T3 ये तीनों भी पता है। तो चलो फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। अब हम यहाँ एवरेज स्पीड लिख देंगे, V बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 कितना है 100 प्लस S2 कितना है 50 प्लस S3 50 डिवाइडेड बाई T1 5 आवर प्लस T2 2 आवर प्लस T3 1 आवर। तो इधर आ जा रहा है हमारा 200 डिवाइडेड बाई 8 या 100 डिवाइडेड बाई 4 या 25 किलोमीटर पर आवर। ये तो कमाल हो गया, वही 25 आ गया जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो 25 किलोमीटर पर आवर इस पूरे जर्नी में ए से डी तक जाने में एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड यहाँ पर कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली इस तरह एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। हालांकि कभी कभी जब बच्चों से बदला लेना होता है तो एक्सरसाइज कराने वाले भी सवाल आ जाते हैं, जैसे नीट 2026 में। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट बच्चा जल्दी से कर पाए, और जो एक मेहनती बच्चा है वो मेहनत करे उसके ऊपर। तो इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने बना करके रखे हैं जिससे कि आपका काम आसान हो जाए और क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। एवरेज स्पीड में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन पढ़ेंगे और एक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पढ़ेंगे। और इन दोनों से दो शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। पहला वीटी रिलेशन। इसमें होता क्या है कि जर्नी को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट का वेलोसिटी आपको पता होता है और हर पार्ट में लगने वाला टाइम आपको पता होता है। मतलब ए से बी तक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी रहा v1, बी से सी तक एवरेज वेलोसिटी रहा v2 और सी से डी तक एवरेज वेलोसिटी रहा v3। ठीक है, अब ए से बी तक जाने में समय लगा t1, बी से सी तक जाने में समय लगा t2 और सी से डी तक जाने में टाइम लगा t3। ये चीज हमको दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या बोलता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता है तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस s2 कितना हो जाएगा, v2 t2 प्लस s3 कितना हो जाएगा, v3 t3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। इसे कहा जाता है vt रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर एवरेज स्पीड। लेकिन इतने में हमको मज़ा नहीं आता है, इतने में संतुष्टि नहीं मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल केस बनाते हैं। एक स्पेशल केस बनाते हैं और उस स्पेशल केस में हम बोलते क्या है कि अगर ये जो तीन सेगमेंट थे ए बी, बी सी और सी डी, जो तीन सेगमेंट हमने बनाया था ए बी, बी सी और सी डी, अगर इन तीनों के टाइम बराबर होते तो क्या मजा ही आ जाता। अगर T1, T2 और T3 ये तीनों टाइम बराबर हैं और मान लीजिए कि T है, तो वहाँ पे मैं पुट करूँ तो एवरेज स्पीड आ जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t डिवाइडेड बाई t प्लस t प्लस t। न्यूमरेटर में से t कॉमन ले लिया जाए तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी v बार इज इक्वल टू आ जाएगा t इंटू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3t। यहाँ से t कट जाएगा और आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। ये v बार आया। इसी तरह से अगर मान लो कि दो सेगमेंट होते सिर्फ तो v1 प्लस v2 हो जाता। अगर तीन सेगमेंट होते
तो ये बनता फॉर्मूला। अगर 4 सेगमेंट होते तो 4 ऐड कर लेते, अगर n सेगमेंट होते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn डिवाइडेड बाई n ये कर लेते। ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये थोड़ा सा जाना पहचाना एक्सप्रेशन है आपके लिए। ये मीन के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा कि छोटे क्लास में हम मीन लिया करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल वैसा ही ये दिखाई दे रहा है और इसका नाम होता है अर्थमेटिक मीन। और फिर हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्पेशल केस के अंदर एक कंडीशन हमने एज्यूम किया था कि सभी सेगमेंट्स में टाइम बिल्कुल बराबर लग रहा है, तो इसको कहा जाता है टाइम एवरेज ऑफ स्पीड। इसका एक स्पेशल नाम भी हमने दिया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वीटी बार से और इसको नाम देते हैं हम लोग टाइम एवरेज ऑफ स्पीड, टाइम एवरेज ऑफ स्पीड। और टाइम एवरेज ऑफ स्पीड कैसे निकलता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड से। अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स, अगर सभी स्पीड का, सभी सेगमेंट के स्पीड का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं तो टाइम एवरेज ऑफ स्पीड निकल जाता है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ये जो हम टाइम एवरेज निकाले हैं ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, और शॉर्टकट कभी भी याद करेंगे तो उसका कंडीशन जरूर याद करेंगे। बिना कंडीशन के अगर शॉर्टकट याद कर लिया और उस शॉर्टकट को आप कहीं भी अप्लाई करते जा रहे हो तो गलत आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये टाइम एवरेज ऑफ स्पीड है। टाइम एवरेज ऑफ स्पीड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड के बराबर होता है। और ये हम निकालते कब हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हम निकालते कब हैं। तो इसका कंडीशन ये है कि टाइम एवरेज ऑफ स्पीड हम तब निकालेंगे जब सभी सेगमेंट्स के अंदर टाइम बिल्कुल बराबर लगे। जैसे ए से बी तक जाने में जितना समय लगे उतना ही समय बी से सी तक जाने में लगे, उतना ही समय सी से डी तक जाने लगे, उतना ही समय डी से ई तक जाने में लगे। तो जितने पार्ट्स में हम ये जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, अगर हर पार्ट में लगने वाला टाइम बिल्कुल बराबर होगा तभी हम ये टाइम एवरेज ऑफ स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आई बात? सेकेंड है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर एवरेज स्पीड्स। वीएस रिलेशन ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है? इसके अंदर हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारे जर्नी के सेगमेंट्स थे, इन सेगमेंट्स के अंदर हमें अलग अलग सेगमेंट का डिस्टेंस पता था और स्पीड पता था। आपको ये पता था कि ए से बी तक का डिस्टेंस है s1, बी से सी तक का डिस्टेंस है s2 और सी से डी तक का डिस्टेंस है s3। ए से बी तक जाने में आपका एवरेज स्पीड रहा v1, बी से सी तक जाने में एवरेज स्पीड v2 और सी से डी तक जाने में एवरेज स्पीड v3। ये आपको पता था। अब आपको निकालना था कि एवरेज स्पीड क्या होगा ए से लेकर के डी तक। तो ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो आपको मालूम है s1 s2 s3, लेकिन टाइम नहीं मालूम है t1 t2 t3। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक डिस्टेंस है s1 और स्पीड कितना है v1। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ का टाइम निकालना हो t2 तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड s2 अपॉन v2। यहाँ का टाइम निकालना है t3 तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड s3 अपॉन v3। ये तीनों सेगमेंट में टाइम हो गए। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए। तो एवरेज स्पीड के लिए हो जाएगा v बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2 प्लस t3, और t1 के जगह पर s1 डिवाइडेड बाई v1, t2 के जगह पर s2 डिवाइडेड बाई v2 और t3 के जगह पर s3 डिवाइडेड बाई v3। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है, इसकी तो शक्ल ही नहीं है फॉर्मूले सी। फॉर्मूले के जैसा शक्ल तो होना चाहिए, याद तो करने का मन करे फॉर्मूले को देख करके, लेकिन इस फॉर्मूले को देख करके याद करने का ही मन नहीं कर रहा है। तो असल में फॉर्मूला ये वाला जो बना है, इस फॉर्मूले के अंदर कमाल नहीं है। कमाल इसके बाद इसके स्पेशल केस में है और सवाल भी वहीं से आते हैं, कमाल के सवाल आते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। फिर हम एक स्पेशल केस लेते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर S1, S2, S3 ये तीनों बराबर हो, जितना S1 उतना ही S2 उतना ही S3, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, अगर तीनों सेगमेंट के डिस्टेंस बराबर हो और उस डिस्टेंस को मैं S मान लूं, तब क्या निकलेगा एवरेज स्पीड? आओ देखते हैं जरा।
तो v बार इज इक्वल टू आएगा s प्लस s प्लस s, s1 प्लस s2 प्लस s3 तीनों s डिवाइडेड बाई s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3। ऊपर s प्लस s मिला करके हो गया 3s, और नीचे से s कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। यहाँ से देखो तो s से s कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ये किसके बराबर आया? v बार के बराबर आया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये याद करने लायक फॉर्मूला है, और इसको अगर अभी याद करने का मन नहीं कर रहा है, अभी भी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको अच्छा बनाने के लिए मैं एक काम और कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? देखो ध्यान से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं तो ये बन जाएगा 3 अपॉन वी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ठीक है, ये बन जाएगा। थोड़ा सा बेहतर हो गया, याद करने लायक हो गया, थोड़ा सुंदर हो गया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर एक जर्नी हो रही हो और उस जर्नी में पहले 1/3, सेकेंड 1/3 और थर्ड 1/3, पहला 1/3, अगला 1/3, अगला 1/3, अगर 1/3 1/3 1/3 बांट दिए, मतलब ये डिस्टेंस अगर टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक s है, s/3 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 हो गया। और अगर ये s/3 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 हो गया, मतलब तीनों बराबर बराबर हो गए। तो अगर पहले फर्स्ट 1/3 में स्पीड रहा हो v1, नेक्स्ट 1/3 में स्पीड रहा हो v2 और नेक्स्ट 1/3 में स्पीड रहा हो v3, तो बताइए एवरेज स्पीड और v1 v2 v3 में रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका एक नाम भी होता है। यहाँ पर हर सेक्शन में हमने डिस्टेंस बराबर माना है। अगर हर सेक्शन का डिस्टेंस बराबर है तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं, ये जो एवरेज निकला है इसको वीडी बार कहते हैं, और इसका नाम होता है डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड्स। नाम क्या होता है इसका? डिस्टेंस एवरेज, शॉर्ट में लिखा हूं एवरेज ऑफ स्पीड्स, ये इसका नाम होता है, डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड्स। आ रही बात समझ में? और एक और चीज है, ये है क्या? ये रिलेशन, इस रिलेशन का भी एक नाम होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा है एपी, और एपी से, एपी के अंदर जो मीन हम निकालते हैं उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन, जो पिछला हमारा डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड था, सॉरी टाइम एवरेज ऑफ स्पीड। टाइम एवरेज ऑफ स्पीड को मैंने क्या बोला था कि ये अर्थमेटिक मीन है हर सेगमेंट के स्पीड्स का। फिर अगला जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्लास 11th में, वो पढ़ते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहाँ पर एक मीन निकल कर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, जीएम कहते हैं उसको। और एक तीसरा होता है हार्मोनिक सीरीज, उसको बोलते हैं एचपी। तो एचपी अभी 11th के सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो एपी जीपी एचपी तीनों होते थे। और एचपी कैसे बनता था? एपी के हर टर्म को रेसिप्रोकल कर करके, जैसे 2 3 4 एपी में है तो 1/2 1/3 1/4 एचपी में हो जाते थे। और वहाँ पर हम लोग मीन निकालते थे जिसको कहते थे हम लोग हार्मोनिक मीन। तो ये जो टर्म बना हुआ है, ये जो है, इसको कहते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से देखो, अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। हार्मोनिक मीन में सब कुछ उल्टा हो जाता है। अर्थमेटिक मीन में पहले तो ये जो 3 होता था ये डिनोमिनेटर में होता था, तो इस 3 को हमने क्या किया है? न्यूमरेटर में लिख दिया है। और फिर v1 प्लस v2 प्लस v3 होता था ऊपर, तो नीचे क्या लिखा है हमने? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो ये जो एक रिलेशन बना हुआ है मैथमेटिक्स में, इस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। ये क्या है? ये हार्मोनिक मीन है। तो कई बार स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल में बोलते हैं कि अगर एक जर्नी हो रही हो और उस जर्नी के सभी सेगमेंट्स में बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा हो, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है?
अर्थमेटिक मीन के बराबर, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, हार्मोनिक मीन के बराबर, तो हम क्या बताएंगे कि अगर डिस्टेंस बराबर बराबर है तो कौन सा मीन होगा, हार्मोनिक मीन। अगर कोई जर्नी हो रही हो और उस जर्नी को इस तरह से हमने डिवाइड किया है कि हर सेगमेंट में बिल्कुल बराबर बराबर टाइम लग रहा हो, तो मीन कैसे निकलेगा, तो वहां पर मीन हम लोग निकालते हैं कैसे, अर्थमेटिक मीन के बराबर। ऑप्शन बना दिया जाएगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर टाइम बराबर बराबर है तो अर्थमेटिक मीन, और अगर डिस्टेंस बराबर बराबर है तो हार्मोनिक मीन। अभी ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफिकेशन करते हैं। जब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो इस फॉर्मूले की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये और मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला फॉर्मूला बन जाता है, और वहाँ से सवाल भी और अच्छे अच्छे आते हैं। और आप देखेंगे तो पीवाईक्यू में रिसेंट में आपको 2-3 ऐसे पीवाईक्यू दिख जाएंगे जो उस फॉर्मूले के ऊपर पूछा गया है। क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, देखिए। हम बोलते हैं कि अगर सिर्फ 2 ही सेगमेंट होते, इफ देयर वॉज ओनली 2 सेगमेंट्स, सिर्फ 2 ही सेगमेंट होते, मतलब ए से बी तक गए और बी से सी तक गए। ए से बी तक का डिस्टेंस जितना है, बी से सी तक का भी डिस्टेंस उतना ही है। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला निकालता हूं और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर किस तरह से शब्दों के साथ खेला जाता है। तो चलो देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को लगा दो। अभी क्या लिखा था हमने, 3/1/v1 + 1/v2 + 1/v3, ये लिखा था। या इसी को लगा लो 3/vd बार। तो यहाँ पर 3 के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने सेगमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स हैं। अगर 2 सेगमेंट्स हैं तो 3 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2। अगर 4 सेगमेंट्स होते तो 3 के जगह पे क्या हो जाता, 4। अगर 5 सेगमेंट होते तो 3 के जगह पर क्या हो जाता, 5। और जितने सेगमेंट होते उतने 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + 1/v4 + 1/v5 ऐसे लिखते जाते। तो अगर सिर्फ 2 ही सेगमेंट हैं तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2/v बार इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2। इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2/v बार इज इक्वल टू v2 + v1/v1v2। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको तो लिख सकते हो 2/v बार, नहीं 2/v बार नहीं, इसको उल्टा कर दो। अगर इसको उल्टा कर दिए तो क्या बनेगा, अगर इसको उल्टा कर दिए तो क्या बनेगा, अगर इसको उल्टा कर दिए तो बनेगा v बार इज इक्वल टू, या v बार बाई 2 इज इक्वल टू v1v2/v1 + v2। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो तो कई बच्चों का पसीना निकल जाता है, ये क्या हो गया, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। v बार इज इक्वल टू 2v1v2/v1 + v2। क्लासरूम वाले मास्टर है ना भाई, तो ध्यान रखना पड़ता है कि हर बच्चे को समझ में आए, आदत बना हुआ है, ठीक है। उड़ाना संभव नहीं होता है, बच्चा क्लास में से पूछ देता है सर ये कैसे आया, तो फिर दोबारा बताना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किया जाए ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने देते हैं क्लासरूम में बच्चे। तो v बार इज इक्वल टू 2v1v2/v1 + v2, ये एवरेज स्पीड आया। अब देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 2 बराबर बराबर सेगमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन केस है। जैसे बोला जाए कि एक जर्नी हुई ए से लेकर के सी तक, आधे जर्नी में स्पीड v1 रहा, फिर आधे जर्नी में स्पीड v2 रहा। तो आधा आधा मतलब बराबर बराबर, तो यही वाला केस हो गया। जब भी बोल दिया गया आधा आधा, आधी जर्नी 40 km/h से, फिर आधी जर्नी 60 km/h से, तो आधा आधा मतलब इक्वल डिस्टेंसेस, और इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये वाला फॉर्मूला। फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, बोलते हैं कि घर से मार्केट गए v1 स्पीड से, मार्केट से घर आए v2 स्पीड से। तो यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो घर से मार्केट तक जाना और फिर मार्केट से घर तक आना उसी रास्ते से, तो जितना डिस्टेंस गए उतना ही डिस्टेंस वापस आ गए, दोनों सेगमेंट का डिस्टेंस बराबर बराबर। फिर यही केस हो गया, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, जितना दूर घर से स्कूल गए उतना ही दूर स्कूल से घर आए, फिर यही केस बन गया। तो ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं।
सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड में अगर किसी फॉर्मूले से सवाल आता है तो वो ये है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आपके प्री मेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीट वाला जो एग्जाम पहले होता था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया है कि अगर v1 स्पीड से आधी जर्नी, v2 स्पीड से आधी जर्नी, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? v1 प्लस v2/2, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया। फिर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक जर्नी में एक आदमी चलता है आधे डिस्टेंस तक 40 किलोमीटर पर आवर से, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर बचा हुआ आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये आधा आधा है मतलब ये s होगा और ये भी क्या होगा? s होगा। तो अगर ये दोनों के दोनों s हैं, दोनों के दोनों बराबर बराबर हैं, तो v बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ये फॉर्मूला हम लगाएं तो 2 v1 के जगह पर 40, v2 के जगह पर 60 अपॉन v1 प्लस v2 मतलब 40 प्लस 60। 40 प्लस 60 हो जाएगा आपका 100, और 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ गया। तो ये भी सवाल आपके प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। एक साल पूछा गया ये सवाल, आधी जर्नी 40 से चले, आधी जर्नी 60 से चले, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? हमने 48 निकाल दिया। फिर अगले साल सवाल क्या आता है? अगले साल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आधी जर्नी 40 से चले तो बचा हुआ आधी जर्नी कितने से चलना चाहिए जिससे कि एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर आ जाए? बताओ, ये दोनों सवाल सेम कि अलग? एक ही सवाल की अलग? एक ही सवाल है। पहले पूछता है कि आधी जर्नी 40 से, फिर आधी जर्नी 60 से, तो एवरेज कितना हुआ? अगले साल पूछता है आधी जर्नी 40 से, आधी जर्नी 20 से, तो एवरेज हो जाता है 48। बताओ v कितना है? तो सोचो कितना ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए। अभी अब रिसेंट में उठाइए तो 2025 में 24 में भी इससे इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, हम तो वैसे भी कर सकते हैं, हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा सकते हो। अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप बस पे ही बैठ के जाओ, बैलगाड़ी से भी तो जा सकते हो। तो ये आपको सोचना है कि हम कैसे अपना टाइम बचाएं। जब इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्यों ना याद कर लें? भाई इतनी सारी चीज़ें तो हम याद करते हैं, पूरा बायो याद कर करके बिल्कुल मरे पड़े हो। उसके बावजूद भी बायो में आप 90 में से 88 क्वेश्चन करके आ जाओ, परसेंटाइल आता है 96। मतलब 4% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। और सिलेक्शन कितना होता है नीट में? 1.2 1.3%। तो सिलेक्शन यहाँ से होना है, फिजिक्स से होना है, तो इसको रटने के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और पूरा बायो रटे ही जा रहे हो। तो इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें जिससे कि हमारा समय बच जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिन बच्चों को याद रहता है अपना समय बचा पाते हैं, जिनको नहीं याद रहता है वो कहते हैं पेपर बहुत लेंदी आया था, बहुत टाइम लग गया, फिजिक्स तो करने ही लायक नहीं था। तो आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं वो सब कुछ याद करके जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने पेपर में टाइम बचा पाएँ, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये दो चीज़ें हो गई एवरेज स्पीड के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जरा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो किसी जर्नी को कंप्लीट करता है। तो जब ये जर्नी को कंप्लीट करता है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाफ ऑफ द जर्नी ये v1 स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब अगर ये देखूँ कि यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट करके और पॉइंट बी तक जाता है, तो ए से बी तक जाने में जो आधी जर्नी है, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ द जर्नी मतलब हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो इस टोटल डिस्टेंस में मान लो ये s है तो ये s है, आधा आधा हो गया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने चलता है? v1 स्पीड, ये इसका एवरेज स्पीड रहता है। इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं c। और फिर बोला जा रहा है इन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल विद v2। अब ये जो बचा हुआ आधा c से लेकर के b तक है,
इसमें से आधे टाइम तक, अब जितना भी टाइम लगाओ सी से बी तक जाने में, अगर मान लो कि 2 घंटे का समय लगा है तो 2 घंटे में से 1 घंटे तक, तो जितना भी डिस्टेंस बचा उसको ट्रेवल करने में क्या लिखा है, हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल विद v2। सी से डी तक जाने में जितना भी समय लगा, आधे समय तक ये कितने स्पीड से चलता रहा, v2 स्पीड से। आधे डिस्टेंस तक नहीं, ध्यान रखिएगा, आधे टाइम तक ये v2 स्पीड से चलता रहा, और बचा हुआ v3 स्पीड से। तो बचा हुआ डिस्टेंस जो भी हो, डिस्टेंस मैं नहीं कह सकता हूं कितना था, क्योंकि ये स्पीड कम था, ये स्पीड ज़्यादा था, या ये ज़्यादा था ये कम था, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर सी से बी तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उसका आधा टाइम ये v2 से चलता हुआ है, तो बचा कितना, आधा बचा, तो आधे टाइम तक ये v3 स्पीड से चला। इससे मुझे ये पता चला कि अगर मैं ये पॉइंट में डी बोल दूं, तो सी से डी तक जाने में जितना समय लगा होगा, डी से बी तक जाने में भी उतना ही समय लगा होगा। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ए से लेके डी तक ये टोटल जर्नी था। इस जर्नी में से आधा डिस्टेंस v1 से, और बचे हुए आधे को ये जितने टाइम में ट्रेवल करता है उसमें से आधा टाइम ये v2 से चलता है, आधा टाइम ये v3 से चलता है। एवरेज स्पीड बता रहा है। तो यहाँ पर टाइम का भी कंसेप्ट लगेगा, टाइम एवरेज ऑफ स्पीड जो पहले पढ़ा गया था, और डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड भी लगेगा। तो सबसे पहले सी से बी तक का एवरेज स्पीड मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना पड़ेगा सी से बी तक का। और सी से बी तक में देखो क्या खास बात है कि दोनों में टाइम बराबर लग रहा है। अगर दोनों में टाइम बराबर लग रहा है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, टाइम एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा। और टाइम एवरेज ऑफ स्पीड क्या होता था, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर स्पीड कितना है, v2 और v3, तो लिखेंगे v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2, v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2, ये vcb हो गया। अब vcb अगर आपको c से b तक का एवरेज स्पीड पता चल गया, तो अब फिर डिस्टेंस एवरेज लगाइए। a से c तक का स्पीड v1 और c से b तक का स्पीड vcb। आधी जर्नी का स्पीड v1 और आधी जर्नी का स्पीड vcb। तो अगर मुझे vab निकालना होगा a से b तक कितना रहा एवरेज स्पीड, तो मैं लिखूंगा 2v1 v2 की जगह पर क्या लिखूंगा, vcb डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 मतलब vcb। ठीक है, ये जो एवरेज निकल करके आया है। अब वैल्यू पुट करो, vcb की जगह पे क्या लिखना है तुम्हें, v2 प्लस v3 बाई 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा vab बार इज इक्वल टू 2v1, और vcb की जगह पर v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2। सही है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा vab बार इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर पूरे के डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपल क्वेश्चंस आप लोग कर ही लेंगे। अब चलो एवरेज वेलोसिटी इसके बाद पढ़ते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ने के बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मिला करके सवाल करेंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो हमने पढ़ा था ना, इक्वेशन वाला जीपीएस, जो पार्टिकल के मोशन का जीपीएस होता है, x इज इक्वल टू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहाँ पर भी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो भी फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसमें सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, अभी करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि हम लोग अपने सीक्वेंस में, क्योंकि मेन मोटो हमारा हेडिंग्स को सजाना नहीं है, बल्कि हमारा मोटो है कि बच्चों को समझ में आए। यहाँ पर एक सेगमेंट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बन रहा है, इन दोनों से मिला करके जब सवाल आते हैं तो इन दोनों को एक साथ समझना जरूरी है, इससे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। तो चलो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर को हम लोग ऊपर तीर लगा करके दिखाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये वेलोसिटी का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। और एवरेज कैसे दिखाएं, क्योंकि एवरेज में तो हम ऐसे दिखाते थे, अब यहाँ पे वेक्टर लागे, तो सेकंड वाला जो रिप्रेजेंटेशन था जिसमें हम लोग ये सिंबल यूज करते थे, तो इस सिंबल को यूज करके और मैं एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं लिखूंगा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये स्केलर है, वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करते हैं, वेक्टर आता है। ये सब जब वेक्टर पढ़ा जाएगा तो उस समय एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये वी बार आ गया। अब देखिए, अगर मुझे वेक्टर में फॉर्मूला लिखना हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वी बार, मतलब एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अभी हमें क्वेश्चन नहीं करना है, अभी हम स्केलर फॉर्म में ही करेंगे, बस मैग्नीट्यूड्स लेकर के ही क्वेश्चन करेंगे। तो इसको देख करके बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये जब समय आएगा सही समय पर सब पढ़ा जाएगा। इसका भी यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड और सब कुछ वैसे ही होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए क्या होता है ये, मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक चला, फिर बी से सी तक चला, ये 90 डिग्री पर मुड़ गया। ए से बी तक ये चलता है 4 मीटर और बी से सी तक चलता है 3 मीटर। मैं सिंपल डेटा ले रहा हूं ताकि हम लोग कंसेप्ट समझने पर फोकस करें। ए से बी तक जाने में समय लगा 10 सेकेंड और बी से सी तक जाने में लगा 20 सेकेंड। ये कैसे बात है, कम दूरी ज़्यादा टाइम, हो सकता है स्लो स्पीड में चल रहा हूं। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बताना है। एवरेज स्पीड भी बताना है और एवरेज वेलोसिटी भी बताना है, कितना कितना होगा, ये दोनों चीज़ें बताएंगे। एवरेज को मैं AVG शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। ये दोनों बताना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहला अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूं, अगर मैं एवरेज स्पीड लिखता हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना चला, ये 4 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले लेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो 4 3, ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5 मीटर। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज की लंबाई है यही डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 5 मीटर का और टोटल टाइम कैसे लगा, कितना लगा, तो टोटल टाइम में टाइम तो यही लगेगा। असल में जर्नी तो ऐसे हुई है ना, मोशन तो इसी तरह से हुआ है, ए से बी फिर बी से सी, यहाँ से उड़ के तो गया नहीं है ये। तो जब टाइम पूछा जाएगा तो टाइम यही लिया जाएगा, यही 10 सेकंड और 20 सेकंड, यही 30 सेकंड में ए से सी तक चला है। डिस्प्लेसमेंट भले ही है लेकिन टाइम उतना ही लगा है। ठीक है, तो टाइम हम कितना लेंगे, टाइम 10 प्लस 20 यही लिया जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 30, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्लियर है, तो एवरेज वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेते हैं। थोड़े और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारे वोल्टा के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मूव्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 6 किलोमीटर अवे। एक मोटरसाइकिल से घर से मार्केट तक जाता है और बिल्कुल सीधा रोड है और दूरी कितना है, घर से मार्केट के 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी है। और बोला जा रहा है कि जाते समय विद स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, जब ये घर से मार्केट जा रहा था तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था। ठीक है, और फिर देखता क्या है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, जैसे ये देखता है कि मार्केट बंद है, इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वॉक्स बैक, यहाँ से तुरंत ये मुड़ता है और फिर वापस आता है, ये कितने से, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये वापस आता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद मैंने लिख लिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक NCERT में दिया हुआ है। उसमें बोला गया घर से मार्केट की दूरी 5 किलोमीटर और जाने का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और आने का स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। और वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसी में डेटा थोड़ा सा बदल दिया गया है ताकि सिंपल हो जाए कैलकुलेशन इसके लिए।
नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल वही एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें दो चीज़ें हमें निकालनी है, एक निकालना है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा निकालना है एवरेज स्पीड। ये दो चीज़ निकालना है और ये टाइम इंटरवल दिया है। अच्छा, हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम मुझे पता ही नहीं है, 30 मिनट में पता नहीं कहाँ होगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो मार्केट पहुँच गया और फिर मार्केट से घर आया, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर होगा 30 मिनट में, मुझे पता तो हो। तो इसमें थोड़ा सा जब हम प्रोसीड करते हैं तो रास्ता निकल जाता है। किसी भी क्वेश्चन में, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, बैठ के देखते रहते हैं तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब एक दो स्टेप सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो तो फिर रास्ता नजर आता है कि अब करना क्या है। तो सबसे पहले हम कर क्या सकते हैं, इसके अंदर देखते हैं। घर से ये मार्केट जाता है, तो मैं जरा निकालने की कोशिश करता हूँ घर से मार्केट जाने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए फॉर्मूला लगाऊं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब घर से मार्केट जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 6, और कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 1/2 आवर, और 1/2 आवर आधे घंटे, 1/2 आवर में कितना हो जाता है ये, 30 मिनट। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो 30 मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये असल में 30 मिनट है क्या, 30 मिनट वो टाइम है जितने में ये घर से मार्केट पहुँच जाता है जाते समय। ठीक है, तो अच्छा लगा यार, उससे समझ में आया कि लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ हमारे जर्नी से ही रिलेटेड चीज़ है। तो फिर हम निकालते हैं, थोड़ा हौसला बढ़ता है और हम निकालते हैं कि मार्केट से घर आने में कितना समय लगेगा। तो मार्केट से घर आने में कितना समय लगा, फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मार्केट से घर आने में समय लगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया मार्केट से घर आते समय 6 किलोमीटर, और स्पीड कितना रहा 18, तो ये आया 1/3 आवर। 1/3 आवर मतलब कितना मिनट हुआ, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, सॉरी 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट का 1/3 कर लो तो कितना आ जाएगा, ये T2 मैं इसको लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में ये मार्केट से वापस घर आ जाएगा। 30 मिनट में तो ये घर से मार्केट गया था, और 20 मिनट में क्या होगा, ये मार्केट से वापस घर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 50 मिनट दिया हुआ है, ये 50 मिनट असल में क्या है, ये 50 मिनट है घर से मार्केट जाना और फिर मार्केट से वापस घर आ जाना, इन दोनों टाइम्स का सम। तो असल में हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि घर से मार्केट जाने में 0 to 30 मिनट का मतलब घर से मार्केट, अब ये हमको समझ में आ चुका है कि 0 to 30 मिनट का मतलब क्या है, घर से मार्केट, और 0 to 50 मिनट का मतलब क्या है, घर से मार्केट फिर मार्केट से घर। ठीक है, और 0 to 40 मिनट का मतलब क्या है, 0 से 30 मिनट में तो घर से मार्केट चला गया और 20 मिनट वापस आने में लगा। हमसे पूछा जा रहा है 40, तो 40 को मैं समझ सकता हूँ 30 + 10, ये समझ लें हम लोग 40 को 30 + 10, और 30 + 10 का मतलब घर से मार्केट तो पूरा, लेकिन मार्केट से घर जो आने में 20 मिनट लग रहा है, उस 20 मिनट में से बस 10 मिनट, इसका मतलब कि घर मार्केट से वापसी में ये आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। होप ये क्लियर है आपको। तो 40 मिनट भी समझ में आया, 40 मिनट का मतलब घर से मार्केट चला गया और मार्केट से घर आते समय बिल्कुल ये मिड वे में है, बिल्कुल एकदम बीच में। ठीक है, तो ये 0 से 40 मिनट है। अब मेरे लिए आसान है सवाल को समझना। अब हमसे पूछना ये चाह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा घर से मार्केट जाने में, और एवरेज स्पीड क्या होगा घर से मार्केट जाने में। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये बिल्कुल एक बराबर स्पीड से चल रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड यही रहेगा। जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो यही इंस्टेंटेनियस, यही एवरेज। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, घर से और मार्केट जाते समय एवरेज स्पीड कितना हुआ। फर्स्ट पार्ट का आंसर है एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और कोई वापसी नहीं हो रही है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर होंगे, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर, ये भी आ गया। आई बात समझ में। सेकेंड पार्ट हमसे कहा जा रहा है कि 0 से 50 मिनट,
0 से 50 मिनट में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा। तो 0 से 50 मिनट में हो क्या रहा है, 0 से 50 मिनट में हम घर से मार्केट जाते हैं, फिर मार्केट से वापस घर आ जाते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, घर से गए मार्केट, मार्केट से वापस घर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। आ रही है बात समझ में। फिर सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड 0 से 50 मिनट। तो अब देखिए आप 0 से 50 मिनट में जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, जितना जा रहे हैं उतना ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 सेगमेंट है हमारे जर्नी के, आधा सेगमेंट जाना और आधा सेगमेंट आना, जितना डिस्टेंस पहले सेगमेंट में उतना ही डिस्टेंस दूसरे सेगमेंट में। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो हम क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड लगा सकते हैं। और डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड क्या होता था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये अभी तो पढ़े हैं थोड़ी देर पहले हम लोग। डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड तो 2 इंटू 12 किलोमीटर पर आवर जाने का स्पीड, 18 किलोमीटर पर आवर आने का स्पीड अपॉन 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 30, 12 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, तो नीचे हो गया 30 और ऊपर हो गया 2 इंटू 12 इंटू 18। इसको सॉल्व कर लो जरा, 10 को 30 को काटो तो 10 बार में कट जाएगा, और 3 से 18 को काटो तो 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 पचे 10, 2 3 6, फिर कितना हो गया 3 और ये 12 है ना, 12 3 36 और 36 का डबल 72 डिवाइडेड बाई 5, तो 72/5 आ जा रहा है। तो चलो 0 से 40 मिनट में निकालते हैं। 0 से 40 मिनट में एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस बन जाए। 0 से 40 मिनट के अंदर पहला सेगमेंट है 6 किलोमीटर का जाने वाला, और इसमें स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा सेगमेंट है 3 किलोमीटर का, वापस आने का सेगमेंट कितना है 3 किलोमीटर का, और यहाँ पर स्पीड कितना है, स्पीड है यहाँ पर हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। अब काम क्या करेंगे हम लोग, ये जाने का टाइम निकाल लो। तो जाने का टाइम अभी हमने निकाला था, यहाँ पर टाइम कितना आ गया था 30 मिनट, 30 मिनट में जा रहा था, और आने का टाइम कितना है 10 मिनट। अब आप एक काम करिए, एवरेज स्पीड के लिए लगाइए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर आया, ये टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना हो गया 40 मिनट। 40 मिनट को, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर में है, 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, तो ये जो मिनट है इस मिनट को भी आप आवर में कन्वर्ट करें ताकि किलोमीटर पर आवर में आंसर आए। तो इसको आवर में बदलने के लिए क्या करोगे, 40 मिनट में 40/60 आवर। अब इसको सॉल्व करो तो 0 0 कट गया, ये 2/3 हो जाएगा, तो 6 + 3 हो गया 9 इंटू, चलो बाद में काट लेंगे, 6 को ऊपर लेकर के आओ और 4 नीचे रहने दो, तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, 9 इंटू 3 हो गया 27, 27/2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या चीज़ है, ये है एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। यहाँ पर 6 किलोमीटर आगे गया, 3 किलोमीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ यही हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 किलोमीटर, तो 40 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ तक वापस आने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर का। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 3 किलोमीटर का और टाइम लगा 40 मिनट का, 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो 40/60 आवर, ये 0 0 कट गया तो आ जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको नोट करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन इसको कह सकते हो, ये कंसेप्ट ये बना देगा उस तरह का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है
और सर्कुलर मोशन में v स्पीड से ये लगातार चल रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, एक बराबर स्पीड से ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है। और पूछा जा रहा है बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, पहला 1 कंप्लीट साइकिल में, दूसरा आधे साइकिल में और तीसरा क्वार्टर साइकिल में। ये 3 पार्ट पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों पूछा जा रहा है। तो पहले एक चीज़ तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक बराबर स्पीड से चल रहा है, चाहे वो किसी भी मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हो या कर्व मोशन में हो, अगर एक बराबर स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, वही उसका एवरेज स्पीड होता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक बराबर स्पीड से चल रहा है, तो यही v उसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का तो आंसर आ गया v। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं पहले 1 साइकिल में। तो फर्स्ट पार्ट इसका 1 साइकिल में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगा दीजिए। अगर एक साइकिल में हम नेट डिस्प्लेसमेंट देखें तो बताओ एक साइकिल कंप्लीट कर देने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर दिया तो जहां से चला अगर ये पॉइंट ए से चला तो घूम करके वापस पॉइंट ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो 0 अपॉन टाइम, आंसर कितना आ गया, 0। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज है समझने वाली। क्या अच्छी चीज है, देखो बहुत बार लोग बोल देते हैं कि अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी लगा दिया जाए तो वेलोसिटी बन जाता है। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी लगा दिया जाए तो वेलोसिटी बन जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन लगा के और अगर वेलोसिटी बनाया होता तो हमारा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितना आता, जितना एवरेज स्पीड था। तो एवरेज स्पीड 0 था, सॉरी v था, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है। ये बात सही होती है कि एवरेज स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा करके वेलोसिटी बन जाए। कब सही होती है ये तब सही होता है जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड के साथ डायरेक्शन लगाने से एवरेज वेलोसिटी नहीं बनता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में बैठा दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे खूब गलत करते हैं। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। असर्शन रीजन स्टेटमेंट का सवाल वही बच्चा सही करेगा जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड के साथ डायरेक्शन लगाने से एवरेज वेलोसिटी नहीं बनेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ डायरेक्शन लगाने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी पर डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड आया और ये एवरेज वेलोसिटी आया। सेकंड, हाफ साइकिल में तो फिर से हमें वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है r। लेकिन ये r ध्यान रखना कि सवाल में दिया हुआ नहीं था, अपने मन से लिखा हूँ मैं। तो टोटल वेलोसिटी, अगर नेट वेलोसिटी मुझे निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और टोटल टाइम तो मुझे पता ही नहीं है। तो अब मैं टाइम निकालूं कैसे, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा। तो ये टाइम निकालने के लिए मैं इस स्पीड का यूज़ करूँगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक जब मेरा पार्टिकल चल करके गया है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2πr का आधा मतलब πr। और कितनी स्पीड से चला है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड इसका हमेशा हर जगह कितना था, v था। हर जगह इसका स्पीड कितना था, v था। तो अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो टाइम a से लेकर के c तक का, TAC मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, TAC, a से c तक जाने का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस है πr डिवाइडेड बाई स्पीड, और स्पीड कितना है v। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये समय निकलेगा। तो इस समय के जगह पर ये TAC पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब πr डिवाइडेड बाई v। यहाँ पर r से r कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2v अपॉन पाई। 2v अपॉन पाई ये एवरेज वेलोसिटी निकल करके आया। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, r दिया हुआ नहीं था, ऐसा नहीं है कि सवाल में छूट गया था, वो नहीं दिया गया था और उसके बिना आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया कि क्वार्टर साइकिल में बताइए
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज स्पीड तो v ही रहेगा, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी हम निकालें तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्वार्टर साइकिल सपोज करो ए से लेकर के बी तक का, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये आर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे √2r। और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए अगर मैं टी ए बी फाइंड करूं, ए से बी तक जाने में समय कितना लगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितना है, 2πr का 1/4, 1/4 इंटू 2πr, पूरे सर्कल का 1/4, ये हो गया डिस्टेंस। और स्पीड कितना रहा, v। तो अगर इसको काटोगे 4 से, 4 कट जाएगा 2 से, ये आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई 2v, ये टाइम हो जाएगा। या आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम जितना भी आया था उसका आधा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बराबर स्पीड से ही तो चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने टाइम इसलिए निकलवाया क्योंकि जब सवाल दिया जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक पार्ट में आधा साइकिल, एक पार्ट में क्वार्टर साइकिल ही पूछा जाए। हो सकता है कि डायरेक्ट वो सिर्फ क्वार्टर साइकिल ही पूछे, तो इसीलिए वो निकालना आना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब √2r अपॉन वो जो स्पीड है, वो स्पीड कितना है, πr डिवाइडेड बाई v, सॉरी 2v, πr डिवाइडेड बाई 2v। तो यहाँ पर r से r कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा आपका 2v डिवाइडेड बाई पाई, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। अगला इसका इससे भी अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। देखो फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर ए से बी तक एक सर्कल के आर्क के ऊपर चलता हुआ जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अगर एवरेज स्पीड पूछता तो एक बराबर स्पीड से चल रहा है, एवरेज स्पीड तो v ही हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा था, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, याद करिए कितना आया था डिस्प्लेसमेंट। ये आया था मेरे ख्याल से 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय मुझे निकालना है, तो टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस का मतलब तो ये वाली दूरी, और ये वाला दूरी कितना निकाला था हमने, थीटा इंटू आर। आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया, अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का स्पीड कितना था, v। तो ये टाइम का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, थीटा आर डिवाइडेड बाई v। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये r से r कट जाएगा। अब ये जो v है, ये v चला जाएगा न्यूमरेटर में और आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको याद भी करना होता है। तो याद करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इसको एक ऐसे फॉर्मेट में बना दूँ जिससे कि ये याद करने में मज़ा, तो याद करने में मज़ा आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 2 को नीचे लेकर के आऊँगा। अगर 2 को नीचे लेकर के आऊँगा तो नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा थीटा बाई 2। तो अब देखो ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब ये दिखाई दे रहा है आपको v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। बस हमने थोड़ा सा इधर नीचे कर दिया था, इसीलिए तो आइडिया वाले बोलते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो जब हमने यहाँ पर नीचे लेकर के यहाँ पे रख दिया इसको, तो अब ये राइमिंग बन गया, जिस तरह से पोएम होता है। v इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो ये बड़ा खूबसूरत सा इक्वेशन बन गया, जिसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि सर्कुलर आर्क के ऊपर एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को आप पिछला जो सर्कल वाला किया था उस सर्कल वाले पर ट्राई भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। अगर हाफ साइकिल में, पूरे साइकिल में निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 बाई 2 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0, एवरेज वेलोसिटी 0। हाफ साइकिल में निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 रखोगे, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। और उससे सॉल्व करोगे तो देखना आ जाएगा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम लोग ट्राई करेंगे इसके बाद क्वार्टर साइकिल के लिए, तो सॉरी हाफ साइकिल के लिए तो 180 बन रहा था ना। हाफ साइकिल के लिए 180 बाई 2 करोगे तो 90, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो v अपॉन थीटा बाई 2, देखना ये भी आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो
ये जो थीटा है, इस थीटा की भी वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। अगर हम लोग आर्क के लिए लगाते थे, सेमी सर्कल के लिए लगाते, तो थीटा मुझे 90 डिग्री या 180 डिग्री इस तरह से नहीं रखना होता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अगर मैं इसके ऊपर टेस्ट करना चाहूँ, चलो मैं करा ही देता हूँ, मैं सोचा कि तुम लोग खुद कर लोगे, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। अगर मैं सेमी सर्कल पे इसको ट्राई करूँ, तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई, तो v साइन थीटा बाई 2 की जगह पर पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको देखो, साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 2v अपॉन पाई। पलट करके देखो पन्ना अपना, तो इतना ही आंसर आया था। सेमी सर्कल के ऊपर एवरेज वेलोसिटी का इतना ही आया था पिछले पार्ट में। और वही चीज़ आप क्वार्टर सर्कल के लिए भी ट्राई कर सकते हो। क्वार्टर सर्कल अगर होता तो ये थीटा होता आपका पाई बाई 2, और थीटा बाई 2 करते तो पाई बाई 2 बाई 2 मतलब पाई बाई 4 हो जाता, और फिर सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते थे। तो देखिए कितना बेहतरीन ये सवाल है। इसके अंदर सिर्फ स्पीड दे करके और वेलोसिटी पूछा जाता है, और वेलोसिटी के अलग अलग आंसर आते हैं। ठीक है, तो जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगा। अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमने ख़त्म किया है। ये जो 2 टॉपिक हमने पढ़ा है, और इसके पहले भी जो पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके ऊपर इतने एक मैं कुछ क्वेश्चंस का सीट बना करके, और इस वीडियो के नीचे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर एक गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने का एक लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात कि आपके पास कोई सा भी किताब हो या कोई भी मॉड्यूल हो, वहाँ से उठा करके और आप क्वेश्चंस लगाएं। आप टॉपिक सेलेक्ट करिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सवाल लगाओ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का सवाल लगाओ, और कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इमेज है, इमेज को भी डाल सकते हो आप, और साथ में अगर कुछ लिख करके पूछना है तो लिख करके भी पूछ सकते हो, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और जो शीट मैं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन शीट्स के अंदर जो भी टिपिकल क्वेश्चन हो उसको डिस्कस किया जा सके। उस शीट के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है कि फला क्वेश्चन नहीं है, फला क्वेश्चन नहीं है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।